Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about polygenic inheritance. हमने पढ़ा था सिकल सेल अनीमिया के बारे में. We have also discussed about the polyketone urea. In this video we will discuss about the two gene interaction, and here we will discuss about the complementary gene. We are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation, right? So the topic is complementary gene. जो complement word है वो बहुत important है. यहाँ पे complementary का मतलब है कि एक दूसरे को पूरा करने वाला. अब यहाँ पे ये जो complementary gene है ये किस टाइप का इंटरैक्शन है, ये बात सबसे पहले हमें समझनी जरूरी है. जब हम जीन इंटरैक्शन के बारे में बात करते हैं तो जीन इंटरैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन जीन इंटरैक्शन और टू जीन इंटरैक्शन. सो हियर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज टू जीन इंटरैक्शन. इट इज नॉन allelic interaction or intergenic interaction. इंटरजेनिक इंटरैक्शन, इसकी डिटेलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्या मतलब होता है इन तीनों शब्द का, राइट? तो सबसे पहले दोबारा से अगर इसको डिस्कस करें तो हम ये बता सकते हैं कि मान लीजिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का. अब यहां पे कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये एक पर्टिकुलर जीन की दो एलील है. यहां पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये भी एक पर्टिकुलर जीन की दो एलील है. अब इस पर्टिकुलर जीन के बीच में, दिस इज जीन 1 का इंटरैक्शन जीन 2 से हो रहा है. जीन 1 इंटरैक्टेड विद जीन 2, तो दो जीन्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज टू जीन इंटरैक्शन. क्लियर? अब दो जीन है यानी कि दो टीम्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है. तो जैसे हम बोलते हैं इंटर फुटबॉल चैंपियनशिप, यानी कि दो टीम है किसी गेम में. तो उसी तरीके से जब दो जीन आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो दैट इज इंटरजेनिक इंटरैक्शन. नॉन अलीलिक इंटरैक्शन भी इसको बोला जाता है. रीजन बीइंग कि यहां पे ये जो भी जीन्स हैं दे आर नॉट लोकेटेड ऑन द सेम लोकाई. एक तो नॉन अलील है क्योंकि इनकी लोकेशन सेम नहीं है, और दूसरा ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे है. ये होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में, तो इसके लिए ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया. तो इस तरीके से भी इंटरैक्शन हो सकता है. मान लीजिए एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे कोई और तीसरा पेयर है, सी एंड स्मॉल सी, कोई एक और जीन है, तो एक होमोलोगस पेयर में दो अलग अलग जीन के बीच में भी इंटरैक्शन हो सकता है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जीन के साथ भी इंटरैक्शन हो सकता है. क्लियर है? तो सिंपल सा मतलब है एलील जो है वो नॉन है. नॉन एलील का मतलब उनकी लोकाई, उनकी पोजीशन सेम नहीं है. दैट इज नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन. तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में पढ़ेंगे, एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और भी डिफरेंट इंटरैक्शन हम विद एग्जांपल्स यहाँ पे नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में स्टडी करेंगे, राइट? सो द टुडेज टॉपिक इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन. नाउ in this interaction two non-allelic gene regulate one character. तो सबसे पहले ये बात हमें ये समझनी जरूरी है कि इनको जीन इंटरैक्शन क्यों बोला है. दो जीन आपस में इंटरैक्ट करती हैं बट वो एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं. किस प्रकार का कैरेक्टर होता है वो? फिनोटाइप, यानी कि फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं. दो जीन आपस में इंटरैक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करके एक फिनोटाइप वो दे देते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर को निर्धारित करती हैं, एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं. क्लियर? तो जीन इंटरैक्टेड and responsible for the expression of one character, and this character is
फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटाइप को निर्धारित करती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्यों बोला है? इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए बोला है क्योंकि जो दो जीन जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उन दो जीन में जो डोमिनेंट अलील्स होंगी, जो हम आगे बढ़ेंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी और एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन देंगी। यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट एलील जरूरी हो गई एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए। अगर ये एलील नहीं है तो जो एक्सप्रेशन बनना चाहिए वो एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। मान लीजिए दो जीन है, जीन 1 एंड जीन 2। इस जीन 1 में ए डोमिनेंट एलील है, जीन 2 में बी डोमिनेंट एलील है। तो ए और बी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए। अगर ये साथ नहीं होंगे तो एक्सप्रेशन ऑल्टर करेगा, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि एक दूसरे को पूरा करने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अलग अलग टर्म्स में हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना, जैसे कोई हमें अच्छा लग रहा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री काइंड थिंग। इसी के साथ साथ अगर हम प्लेन में सफर कर रहे हैं, एरोप्लेन में, या हम किसी होटल का रूम बुक कराते हैं एक पर्टिकुलर दिन के लिए, 5 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार, तो उसके साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिल जाता है। इसका मतलब जो पैकेज हमने लिया है उसमें वो चीज इंक्लूडेड है। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो दोनों जीन्स हैं, इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन एक कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए इंक्लूडेड है। राइट? सो हियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट, दो जीन है, उन दोनों जीन के जो डोमिनेंट अलील हैं वो दोनों जब एक साथ प्रेजेंट होंगी तो ही डोमिनेंट ट्रेट बनेगा। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट एलील्स ऑफ बोथ जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट। दोनों जीन की डोमिनेंट अलील का होना जरूरी है। कैपिटल ए भी चाहिए, कैपिटल बी भी चाहिए अगर डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कराना है F2 जनरेशन में, तो बोथ इज रिक्वायर्ड, मींस बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। राइट? एब्सेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट अलील्स ऑफ एनी जीन, अगर डोमिनेंट एलील ऑफ एनी जीन विल रिजल्ट इन रेसेसिव एक्सप्रेशन। अगर डोमिनेंट नहीं रहता तो किस प्रकार का? किसी का भी अगर डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे एक्सप्रेशन क्या होगा? रेसेसिव एक्सप्रेशन होगा। Here we take the example of Lathyrus odoratus। तो क्वेश्चन किस पे आता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइपिक रेशो क्या बनता है और किस प्लांट पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन का F2 जनरेशन या F1 जनरेशन का क्रॉस कॉमनली बना के देखा जाता है? सो दैट इज स्वीट पी, Lathyrus odoratus। सो हियर द फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन। हमने क्या बोला? दो जीन है अलग अलग। क्लियर? उनके दो डोमिनेंट एलील है, जीन 1 का अपना डोमिनेंट एलील, जीन 2 का अपना डोमिनेंट एलील, और दोनों ही एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, और वो कैरेक्टर है फ्लावर का कलर। दैट कैरेक्टर इज द कलर ऑफ द फ्लावर। राइट? सो हियर the gene C and gene P both are responsible for regulating flower color। अगर C भी प्रेजेंट है और P भी प्रेजेंट है, क्लियर है? अगर दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं, दोनों जीन की दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं, तो जो फूल का रंग बनेगा दैट इज पर्पल कलर्ड। कैसा बनेगा? पर्पल कलर्ड, पर्पल कलर का होगा। मान लीजिए एक डोमिनेंट है, दूसरी नहीं है, दूसरे की रेसेसिव आ गई सामने, तो व्हाइट कलर, कलरलेस। फिर एक की फिर रेसेसिव आ गई, दूसरे वाले के डोमिनेंट है, तो फिर से व्हाइट, कलरलेस, एंड द लास्ट सिचुएशन इज ऑल द रेसेसिव, यानी कि सारी रेसेसिव हैं तो भी फ्लावर का जो कलर होगा वो व्हाइट बनेगा। तो कहने का मतलब है
कि ये दोनों डोमिनेंट जब साथ होंगी तो ही डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा। और व्हाट इज द डोमिनेंट ट्रेट हियर? पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर। बाय चांस यहां पे एक डोमिनेंट है, दूसरी नहीं है, यहां पे भी एक है, दूसरी डोमिनेंट नहीं है, और नेक्स्ट सिचुएशन में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो इन सभी सिचुएशंस में फ्लावर कलर विल बी व्हाइट। राइट, ये बात याद रखनी है क्योंकि इसी से ही हम बनाएंगे F2 जनरेशन। तो हम क्रॉस करके देखेंगे यहां पे। तो क्रॉस करने से पहले हम थोड़ा ये देख लें कि किस तरीके से जो पर्पल कलर है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ द कलर प्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है? डीएनए है, डीएनए ने एमआरएनए बनाया, आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन ने एंजाइम बनाया, एंजाइम एनकोड कर दिया। हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि जीन एनकोड्स एन एंजाइम, एक पर्टिकुलर जीन ने एक पर्टिकुलर एंजाइम को एनकोड कर दिया। तो वही चीज हम यहां दोबारा पढ़ते हैं। हियर जीन सी, व्हाट इज जीन? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए फॉर्म्स आरएनए, आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन्स or the amino acids, and amino acids form enzymes, or we can say that protein form an enzyme, enzyme बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को बदलने में एंजाइम की जरूरत पड़ी। वो एंजाइम बनाने वाला था जीन सी, जीन सी ने एंजाइम बनाया, एंजाइम बाइंड हुआ सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ये बात तो हम जानते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में बाइंड करते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहां पे वो बन गया, दैट इज क्रोमेटिन, एंड दिस प्रोवाइड व्हाइट कलर। कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है? दिस प्रोवाइड व्हाइट कलर। नाउ जीन सी ने अपना काम कर दिया, एक डोमिनेंट जीन ने अपना काम कर दिया है। अब हमें दूसरे जीन की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि जब तक दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे जो कलर चाहिए फ्लावर का पर्पल वो नहीं बन पाएगा। सो जीन पी इज इक्वली रिक्वायर्ड। जीन पी अगेन आरएनए एंजाइम। तो यहाँ पे क्रोमेटिन को एक पिगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जीन पी की रिक्वायरमेंट है, एंड यहाँ पे जो एंजाइम बनेगा वो इस क्रोमेटिन को कन्वर्ट कर देगा एंथोसाइनिन में, एंड एंथोसाइनिन प्रोवाइड पर्पल कलर टू द फ्लावर। कैसा रंग प्रोवाइड करेगा एंथोसाइनिन? पर्पल कलर प्रोवाइड करेगा फूल को। तो नेचुरली अगर इसमें से एक भी नहीं होता, मान लीजिए सी नहीं होता, तो एंथोसाइनिन नहीं बन पाता। क्लियर? अगर पी नहीं होता तो भी एंथोसाइनिन नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिन इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, तो दोनों का होना जरूरी है। सो हियर वी कैन क्रॉस द पेरेंट। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक पर्पल पेरेंट और एक ले रहे हैं हम व्हाइट पेरेंट। पर्पल में हमने कैपिटल सी कैपिटल पी लिया है, एंड व्हाइट में स्मॉल सी एंड स्मॉल पी लिया है। हमने क्रॉस किया, सिंपल F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन में बना कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। जैसा कैपिटल आर स्मॉल आर वाला कॉम्बिनेशन सेम है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जैसा डाइहाइब्रिड क्रॉस में बनता है, सिंपल वही चीज बनी। तो यहाँ पे बन गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की सेल्फिंग कर दी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विद द सेम। तो यहाँ पे हमारे पास गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट से हमारे पास बनेंगे कॉम्बिनेशंस। अब ये कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे? अगर हम इसको डाइहाइब्रिड से कंपेयर करें तो ये रेशो आना चाहिए 9331 का। पहले रेशो देख लेते हैं हम कैसे इसका बनेगा। तो यहाँ पे गैमीट्स बने, कैपिटल सी पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी, जैसा डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल में बनता है, सेम वही प्रोसेस है। राइट, यहाँ पे भी बन गए हैं फीमेल गैमीट और यहाँ बन गए हैं मेल गैमीट। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट्स बने, यहाँ पे मेल गैमीट्स बने,
और यहाँ पे क्रॉस कर दिया। जब इनको क्रॉस किया तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 16 कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे पास। अब इस 16 कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री जीन ये कहता है कि जहां पे कैपिटल सी और कैपिटल पी साथ में है तो दो एंजाइम बन रहे हैं और दो एंजाइम बना रहे हैं पर्पल कलर। तो यहां पे हमें वो सिचुएशन देखनी है जहां पे दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, दोनों डोमिनेंट एलील हैं, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट बोथ, बोथ डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट, राइट। तो यहां पे कितने कॉम्बिनेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहां पे पर्पल कलर मिल रहा है और बाकी सारी सिचुएशन में हमें क्या मिल रहा है? व्हाइट कलर। तो इस सारी सिचुएशन में हमें मिलेगा व्हाइट कलर, दैट इज 7। तो इसका जो 9:3:3:1 वाला रेशो था वो चेंज होके 9:7 आ गया। अब इसको हम कैसे देखेंगे, ये किस तरीके से देखा जाता है? क्लियर? तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हम फिर से पीछे लेके जाते हैं। क्लियर? ऑल्टर कैसे हुआ वो देखते हैं। हमने क्या देखा, जहां पे कैपिटल सी और कैपिटल पी है वो पर्पल है, कैपिटल सी स्मॉल पी है तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा एक अकेला, यहाँ पे भी ये एक अकेला एक्सप्रेस नहीं करेगा और रेसेसिव में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये दोनों साथ हैं 9। क्लियर? और ये सारी सिचुएशन एक साथ आ गई। ये सारी सिचुएशन कैसे एक साथ आ गई? सब में व्हाइट कलर फ्लावर मिल रहा है। सो 3 + 3 6 + 1 7। तो यहां पे फिनोटिपिक रेशो जो है वो आएगा 9:7। किसका मॉडिफिकेशन है ये? मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस का मॉडिफिकेशन है। क्लियर? एंड कीप इट इन माइंड, द जीनोटिपिक रेशो विल रिमेन द सेम। जीनोटिपिक रेशो तो वही रहेगा जो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। 1:2:2:2:4 1:2:2:1:1. That will be the same. There is no change in the genotypic ratio, right? So let's discuss one question related to the complementary gene. With respect to flower color of Lathyrus odoratus, genotype of the plant is capital C small c, capital P small p. इसका जीनोटाइप ये है, इसको क्रॉस किया कैपिटल C स्मॉल c स्मॉल p से। क्लियर? इसको इससे क्रॉस किया। सो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल एंड व्हाइट रेस्पेक्टिवली इन ऑफस्प्रिंग। पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर की संभावना, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है F2 जनरेशन में। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस करेंगे, गैमेट्स बना लेंगे। तो हमें यहाँ पे इसे 4 गैमेट मिलेंगे, कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल C स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल p, स्मॉल c कैपिटल P एंड स्मॉल c स्मॉल p। ये 4 गैमेट हमें मिल गए। क्लियर? नेक्स्ट जो हम मान रहे हैं कि ये फीमेल पेरेंट, हम इसको मान लेते हैं। ये कितने गैमेट्स बनाएगी? मेल पेरेंट के तो हमने गैमेट्स बना लिए हैं। तो कैपिटल C स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल p, स्मॉल c स्मॉल p, हमने फीमेल गैमेट्स बना लिए। अब जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे उसको हम लिख लेते हैं। सो कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C, कैपिटल C, स्मॉल p स्मॉल p, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p। क्लियर? एंड कैपिटल C स्मॉल c, स्मॉल p स्मॉल p। एक का पूरा हमने जाइगोट बना लिया। नेक्स्ट का हम देखते हैं, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c,
स्मॉल p स्मॉल p, स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p एंड स्मॉल c स्मॉल p। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर्पल फ्लावर की और व्हाइट फ्लावर की। तो जब हम पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें टोटल आउटकम्स देखने, तो टोटल आउटकम्स है 8, राइट। अब हम सबसे पहले देखते हैं पर्पल कितने। तो पर्पल के लिए दोनों डोमिनेंट एलील्स का होना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्री जीन में। तो डोमिनेंट एलील, ये दोनों डोमिनेंट एलील हैं, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट एलील हैं और यहाँ पे भी दोनों डोमिनेंट एलील हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पर्पल फ्लावर की 3/8, बचे कितने? 8 में से 5, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 5/8। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमें याद रखना है कि दोनों डोमिनेंट एलील्स होने जरूरी हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए।